नमस्कार, मुहामुही में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हर हफ्ते हम ऐसी किसी कद्दावर हस्ती से मुहामुही बात करते हैं जो हमारे देश और राज्य के लोगों की जिंदगी पर किसी न किसी रूप में असर डाल रहे होते हैं। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मुहामुही बात करने के लिए मौजूद हैं बिहार के पूर्व पुलिस चीफ डीपी ओझा साहब। डीपी ओझा साहब, मुहामुही में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और लेकिन हम आपसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं, इससे पहले हम देख लेते हैं कि आज की बातचीत में हमारे सामने मुख्य मुद्दे और सवाल क्या क्या हैं। बिहार के पूर्व पुलिस चीफ डीपी ओझा चाहें तो भारत के स्टेन लिंडस्टोर्म बन सकते हैं। जिस तरह स्वीडन के पूर्व पुलिस चीफ लिंडस्टोर्म ने 25 साल बाद बोफोर्स घोटाले के सिलसिले में कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं, उसी तरह डीपी ओझा 37 साल पुराने ललित नारायण मिश्र हत्याकांड में कई राज खोल सकते हैं। भारत के रेल मंत्री की हत्या उनसे भी अधिक प्रभावशाली किसी व्यक्ति या संगठन ने कराई होगी, तभी 37 साल बाद भी जांच की तस्वीरें धुंधली धुंधली सी हैं। 3 जनवरी 1975 को जब ललित बाबू पर हमला हुआ था, तब डीपी ओझा समस्तीपुर के एसपी थे और ललित बाबू से महज कुछ ही कदम दूर थे। एक पुलिस अधिकारी और एक चश्मदीद गवाह के तौर पर उन्होंने न सिर्फ ललित बाबू को घायल हालत में कराहते हुए देखा, बल्कि उनकी मौत के बाद जांच पर किस किस तरह आंच आई उसे भी करीब से देखा। 1967 बैच के आईपीएस अधिकारी डीपी ओझा 1 फरवरी 2003 को बिहार के पुलिस महानिदेशक बनाए गए। इसके बाद तो जैसे उन्होंने अपराधियों और बाहुबलियों के खिलाफ मुहिम ही छेड़ दी। खासकर सत्तारूढ़ पार्टी आरजेडी के बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन को कानून के शिकंजे में लेना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन यह उपलब्धि उन्हें भारी पड़ गई। रिटायरमेंट से महज 2 महीने पहले उन्हें पद से हटा दिया गया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़ना ज्यादा उचित समझा, फजीहत झेलकर उसमें कंटिन्यू करने की बजाय। जब वो डीजीपी बनाए गए थे तो उनकी और लालू यादव की करीबी के किस्से चलते थे, लेकिन जब वो हटाए गए तो दोनों ही एक दूसरे से अपनी मोहब्बत पर पछता रहे थे। पुलिस से नाता तोड़ने के बाद सत्ता और राजनीति के चरित्र पर बहुत कुछ बोलते हुए ओझा साहब ने संकल्प लिया था कि नेताओं, अपराधियों और ब्यूरोक्रेट्स की सांठगांठ के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। लेकिन बिहार के मास्को बेगूसराय में जाकर उनका ये संकल्प जमानत जब्त करा बैठा। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर 2004 का लोकसभा चुनाव हार बैठे और फिर मन मार बैठे। तब से अब तक आमतौर पर खामोश हैं। देखते हैं मुहामुही में कितना बोलते हैं। ओझा साहब, 25 साल के बाद स्वीडन के पूर्व पुलिस चीफ ने बोफोर्स मामले से जुड़े कुछ सनसनीखेज और महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं। आप भी बिहार के पुलिस चीफ रह चुके हैं। उससे पहले कई दशक आपने पुलिस में महत्वपूर्ण पदों पर काम करते हुए गुजारे। क्या 38 साल के बाद आप ललित नारायण मिश्र हत्याकांड के बारे में, जिसमें आप प्रत्यक्षदर्शी भी थे, सीबीआई के गवाह भी बने, उसके बारे में कोई महत्वपूर्ण खुलासा करेंगे? नहीं, देखिए, जो घटनाएं होती हैं उसमें जो भूमिका रहती है जी, उसी समय उसका बहुत ज्यादा महत्व रहता है जी। बाद में उसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं बाद में कोई बात कहते हैं तो उतना उसका वैल्यू नहीं है। पद पर काम करते हुए हम समझ सकते हैं कि कुछ मजबूरियां होती होंगी, इसीलिए मैं अब आपसे इस बारे में बात कर रहा हूँ। जब आप पुलिस में नहीं, समस्तीपुर प्लेटफॉर्म पर रेलवे का फंक्शन चल रहा था, श्रमजीवी एक्सप्रेस का उद्घाटन था, उसमें उनका ग्रेनेड एक्सप्लोजन से वो घायल हुए और उसके चलते दानापुर रेलवे हॉस्पिटल में उनका देहांत हो गया। उसमें शुरू में अनुसंधान रात भर, एक रात के लिए जिला पुलिस ने अनुसंधान किया, दूसरे दिन से स्टेट सीआईडी ने अनुसंधान ले लिया और 2-3 दिन बाद ही सीबीआई ने अनुसंधान ले लिया। लेकिन सीबीआई के साथ स्टेट सीआईडी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस अनुसंधान में जुटी रही। सीआईडी के इन्वेस्टिगेशन में उसमें जो एविडेंस आया था शुरू में, उसको सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में वो बदल गया और अल्टीमेटली सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में आनंद मार्गियों पर चार्जशीट हुआ, जिस अनुसंधान से हम लोग सहमत नहीं थे। जिला पुलिस भी नहीं सहमत थी और सीआईडी भी नहीं सहमत थी और इसमें काफी विवाद हुआ और उस विवाद के चलते बिहार राज्य से उस मुकदमे का स्थानांतर
दिल्ली में हो गया और अब वो अनुसंधान अभी तक वो ट्रायल चल रहा है दिल्ली में। 37 वर्ष हो गया। तो आपकी बात से इतना तो ओझा साहब साफ है ना कि जब किसी मामले को 37 साल 38 साल तक लटका के रखा जाता है तो उसके पीछे कहीं न कहीं कुछ निहित स्वार्थ होते हैं, कुछ राजनीतिक मकसद होता है। तो क्या लगता है आपको, किन लोगों ने इस हत्याकांड को आज तक उलझा कर रखा हुआ है? किस कारण से अनुसंधान प्रॉपर ढंग से नहीं हो सका या ट्रायल नहीं हो पा रहा है, उन कारणों में मैं जाना उचित नहीं समझता आज। अभी चूंकि मामला अभी सब जुडिस है। ओझा साहब, अगर 100 साल तक मामला सब जुडिस रहेगा तो आप 100 साल तक नहीं बोलेंगे। नहीं, कभी तो मुंह खोलना पड़ेगा, कभी तो सच्चाई लानी अभी इस स्थिति में अभी सब जुडिस मामला है, बोलना ठीक नहीं है। इसलिए उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा कि कौन अनुसंधान, कैसे अनुसंधान डिरेल हुआ, क्यों हुआ, अनुसंधान ठीक हुआ या नहीं, जो ट्रायल चल रहा है वो सही है कि नहीं, इन बातों पर मैं चाहे सालों साल चलता रहेगा, नहीं, कितना भी सब जुडिस है तब तक मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन आपको लगता है कि हिंदुस्तान की जनता को, आम नागरिक को ऐसे कानून और संविधान के प्रति ऐसी अंध आस्था रखनी चाहिए जो 37 साल तक मामले को अंजाम तक नहीं पहुंचा सके और उसके बाद भी हम कहें कि मामला सब जुडिस नहीं, आप जो जानना चाहते हैं उसकी तरफ मैं इशारा करके ये बात बताना चाहता हूँ कि उसमें जब ये 1977 में जनता दल की सरकार आई थी तो उस अनुसंधान को फिर रीओपन किया गया था और उसमें उस समय डीआईजी थे विजिलेंस में शशि भूषण सहाय, जो कि डीआईजी सीआईडी से जब ये अनुसंधान हुआ था तो उनके नेतृत्व में एक री इन्वेस्टिगेशन हुआ। उन्होंने उस पर अपना रिपोर्ट दिया भारत सरकार को। वो भारत सरकार के आदेश से हुआ था क्योंकि मामला सीबीआई का था और भारत सरकार में ही उसमें मुख्य भूमिका की, राज्य सरकार की भूमिका नहीं थी। उनको उस अनुसंधान में मदद करने के लिए हम भी थे और ये जो री इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें भी, और हम उस समय एसपी विजिलेंस थे तो हमने, और एक केपी सिंह थे जो हम लोगों के आईओ थे इस केस के, सीआईडी के डीएसपी हुआ करते थे, अभी उनका देहांत हो चुका है। तो हम लोगों ने असिस्ट किया था। शशि भूषण सहाय ने रिपोर्ट में ये स्पष्ट किया था, जो रिपोर्ट अब एग्जिबिट हुआ है कोर्ट में शशि भूषण सहाय के बयान में, कि आनंद बार का अनुसंधान हम लोगों के हिसाब से सही नहीं था। किन लोगों को बचाने के लिए आनंद मार्गियों को नहीं, उसमें उस रिपोर्ट में बात दी, रिपोर्ट में स्पष्ट दिया हुआ है और ये रिकॉर्ड पर है, कोर्ट के रिकॉर्ड पर है सब जगह कि कौन कौन लोग, किन किन पर एविडेंस आया था और उसमें जिन लोगों पर एविडेंस आया था वो राजनीतिक दलों से संबंधित थे और मुख्यतः कांग्रेस पार्टी से ही संबंधित थे। तो अब वो बात आगे बढ़ी नहीं। जनता पार्टी की सरकार ने इंदिरा गांधी का भी नाम घसीटने की नहीं, उसमें इंदिरा गांधी पर सच्चाई नहीं, इंदिरा गांधी पर कोई एविडेंस नहीं था। क्या ललित बाबू के कुछ करीबी लोग थे? नहीं, ललित बाबू के करीबी लोग उसमें थे, एक एक्स-एमएलसी थे यहाँ के और रामविलास झा थे, बहुत करीबी उनके थे, उनका सस्पिशियस आया था। जसपाल कपूर का नाम आया था उसमें इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन और किसी ऐसा नहीं था क्योंकि वो अनुसंधान पूरी तरह से हुआ ही नहीं था। फिर रीओपन करने के लिए जो एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई थी शशि भूषण सहाय ने किया था, उसका रिपोर्ट वहाँ सबमिटेड है, प्लस पहले का अनुसंधान सबमिटेड है। इसी कारण से इसी विरोधाभास के चलते अभी तक ट्रायल कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। भारत के रेल मंत्री की हत्या किसी छुटभैये ने तो कराई नहीं होगी। आप जिन लोगों के नाम ले रहे हैं, मुझे लगता है कि कहीं वो छोटे प्लेयर्स रहे होंगे, बड़ा प्लेयर कोई पर्दे के पीछे नहीं, तो अनुसंधान वो अनुसंधान उस डायरेक्शन में हुआ ही नहीं। जब उन पर हमला किया गया ललित बाबू पर, उस वक्त आप उनसे कितनी दूरी पर थे? नहीं, वो जिस डैश पर वो भाषण दे रहे थे उसी डैश पर मैं मौजूद था। तो कितनी दूरी, 2 फीट 3 फीट? नहीं, मुश्किल से 5 फीट होगा। वो डैश के नीचे हम और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, इसीलिए अगर डैश पर रहते तो हमको भी लग जाता। डैश के नीचे हम लोग खड़े थे, हम लोग तो किसी को आपने हमला करते हुए देखा? नहीं, हमला करते हुए किसी को नहीं देखा। किसी ने एक ग्रेडेड रोल कर दिया था उस पर और किसी आदमी ने नहीं देखा। भीड़ थी चारों बगल से। भारत के रेल मंत्री की सुरक्षा में इतना बड़ा ब्रीच हो जाता है, बड़े बड़े पुलिस अधिकारी होते हैं वहाँ पर, बड़े बड़े लोग होते हैं वहाँ पर, और एक आदमी ग्रेनेड रोल करके चला जाता है, कोई नहीं देखता उसे? नहीं, देखिए
ऐसे ऐसे घटनाओं में सारे विश्व में अनेकों बार ऐसा हुआ है। कैनेडी की घटना हुई, किसी ने नहीं देखा। बहुत कितने बड़े बड़े ये वो प्लेटफॉर्म पर छोटी सी जगह थी और बहुत सी भीड़ थी। जब ललित बाबू घायल हुए थे तब उस वक्त उनके चेहरे पर आपने क्या देखा? अब इतना डिटेल में वो इतनी पुरानी बात को हम समझते हैं कि इस बात को अब आप विराम दीजिए। इसमें ये बात सही है कि ललित बाबू की हत्या का मामला बहुत दुखद था। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अनुसंधान डिस्ट्रिक्ट पुलिस, सीआईडी और सीबीआई में उलझ कर रह गया और बहुत से कारण होंगे जिसके कारण अनुसंधान सही दिशा में नहीं हो सका उसका, और उसका कुपरिणाम है कि आज तक ट्रायल नहीं। आईओ मर गए, सभी गवाह लगभग मर गए, एक्यूज उसके कितने मर गए। ठीक है, आप बिहार के पुलिस चीफ रहे, पुलिस महानिदेशक रहे, और उस दौरान की मुझे लगता है कि आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि आपने शहाबुद्दीन, जो कि बहुत बड़े बाहुबली सांसद थे और जिनको उस वक्त के आरजेडी सुप्रीमो लालू जी का भी बरदहस्त प्राप्त था, आपने उन पर हाथ डाला। ये कैसे कर पाए आप? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ शहाबुद्दीन पर कार्रवाई की जी। उस समय की जो स्थिति थी, जिस प्रकार राजनीति का कंप्लीट अपराधीकरण हो गया था, जिस प्रकार अपराधियों का बोलबाला था, जिस प्रकार अपराधियों के खिलाफ, खुद शहाबुद्दीन के खिलाफ बरसों से कई कोर्ट के वारंट ऑफ अरेस्ट थे और पुलिस उसको एक्सिक्यूट करने में अपने को कमजोर पा रही थी, और रोज वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सभी बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ घूमते थे, मीटिंग करते थे और उन पर अनेकों हत्या, डकैती और किडनैपिंग के अनेकों मामलों में वारंट ऑफ अरेस्ट था। ऐसे कई लोग थे। तो मैंने मेरा 1 साल का टर्म था डीजी पुलिस का, तो मैंने ये निश्चित तय किया कि इस बड़ी समस्या को कैसे, इस पर प्रहार कैसे किया जाए जिससे उसका कुछ असर पड़े, आम आदमी में, जनता में ये विश्वास हो कि नहीं, कानून का राज है इस देश में। तो आपने ये काम लालू की रजामंदी से किया था या उनकी रजामंदी लिए बिना आपने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया? श्री लालू प्रसाद की रजामंदी इसमें नहीं थी। अच्छा। और उनसे हमने पूछा भी नहीं था, क्योंकि कानून में पूछने की भी जरूरत नहीं है। और जब कार्रवाई हुई तो उसका इन्होंने विरोध किया, मुझसे व्यक्तिगत तौर पर भी और खुलेआम तौर पर भी। आपने एक आपराधिक छवि के नेता पर, तथाकथित राजनेता पर कार्रवाई की और उस वक्त जिनकी सरकार थी बिहार में, वो मिलने के लिए चले गए उस नेता से जेल में। नहीं, कैसा लगा आपको? अच्छा बुरा लगने का सवाल नहीं, किसी को भी बुरा लग सकता है। ये बात ही बुरी लगती है, अभी भी बहुत हद तक वो बात है, और यही नहीं है, दूसरे प्रदेशों में भी है कि राजनीति का अपराधीकरण हो गया है और अपराधियों का बोलबाला राजनीति में है। तो शहाबुद्दीन पर वो कार्रवाई आपको भारी पड़ गई और आपको डीजीपी पद से हटा दिया? नहीं, वो भारी नहीं पड़ी। हटाने का, ट्रांसफर करने का अधिकार सरकार को है, ट्रांसफरेबल पोस्ट है, तो हमारा ट्रांसफर हुआ वहाँ से, हम वहाँ नहीं गए जहाँ ट्रांसफर तो हुआ। एक आपराधिक छवि के नेता के लिए एक डीजीपी का, जिसकी छवि अच्छी बन रही थी, उसका ट्रांसफर कर दिया जाना एक संकेत, बढ़िया संकेत देता है हमारे? नहीं, बढ़िया संकेत का क्या सवाल था। हमने तो खुलेआम पब्लिक प्लेटफॉर्म से ये बात कहा था कि बिहार में सत्ता लफंगों के हाथ में है। डीजी पुलिस होते हुए सोनपुर में पब्लिक प्लेटफॉर्म से, सरकारी मंच से, पुलिस के फंक्शन में हमने कहा कि पुलिस कैसे अपराध कंट्रोल करेगी। जनता अगर अपराधियों को सरकार सौंपेगी तो पुलिस उसमें क्या कर सकती है। इसलिए ये पुलिस की कार्रवाई सिंबॉलिक हो रही है। असल में अपराधियों पर अंकुश तब लगेगा जब जनता उनको वोट नहीं देगी। जब आपने ये कहा कि बिहार में सत्ता जो है लफंगों के हाथों में चली गई है, तब आपको हम दिखाते हैं कि लालू जी ने आपके लिए क्या कहा था। डीपी ओझा जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ओझा आचार संहिता की सीमा लांघ गए थे और उनको डीजीपी बनाकर बहुत बड़ी भूल हुई। अब लालू जी ऐसा कहते हैं तो ये उनका कथन है, लेकिन
हमको किसी की थाली में खाने का क्या सवाल है। हम अपने अधिकार से वहाँ थे। हम लालू जी के बनाने से पुलिस में नहीं आए थे। लालू जी जिस समय सड़क पर घूमते थे उस समय हम पुलिस में थे। उसके पहले यूनिवर्सिटी में लेक्चर थे। लालू जी का यह बयान जो उस वक्त आया था यह बताता है कि लालू जी आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे। लालू जी से मेरे व्यक्तिगत तौर पर मेरे काफी अच्छे संबंध थे, ये सब लोग जानते हैं। और मैं लालू जी का व्यक्तिगत तौर पर बहुत अर्थों में सम्मान करता हूँ। लेकिन जहाँ तक ये एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल था, जहाँ तक हमारी पुलिस की जिम्मेवारी थी पुलिस चीफ के रूप में, उसमें हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते थे। नहीं, लालू जी का आप सम्मान तो करते थे। लोग बताते हैं कि जब पुलिस चीफ बनने से पहले आप डीजी विजिलेंस थे, तब आपने पशुपालन घोटाले, चारा घोटाले की जांच में रुचि नहीं ली। हाँ, हम पर ये आरोप लगा था, अभी तक ये आरोप है, लेकिन वो और उसी का पुरस्कार आपको दिया गया कि आपको डीजीपी बनाया। उसमें जो है, उसमें देखिए उसमें हम पर लालू जी के ही सरकार के आदेश से हम पर विभागीय कार्रवाई की गई थी। और अभी तक हम उसका कागज मांग रहे हैं, उसका काम मांग रहे हैं। थोड़े दिनों के बाद हम उसमें लिख करके दिया है सीबीआई को, भारत सरकार को, राज्य सरकार को कि हम आप पर सब पर मुकदमा बनता है। हमको आप लोगों ने गलत झूठा आरोप लगा करके फंसाया और उसका कोई जवाब अभी नहीं दे रहा है। थोड़े दिन के बाद ही हम उसमें मुकदमा करेंगे। तो जब आपने पशुपालन घोटाले की जांच में दिलचस्पी नहीं दिखाई, तो आपको भी तो अब लगता होगा ना कि लालू जी ने आपके एहसानों को भुला दिया। नहीं, पशुपालन घोटाले में रुचि नहीं लेने का कोई, अगर हम रुचि नहीं लिए रहते तो आज उनके साथ मुकदमा में एक्यूज होते। तो कभी आपको लगता है कि लालू ने भी, जिस तरह लालू कहते हैं कि आप जिस थाली में खाते हैं उसी में आप छेद करते हैं, उसी तरह से आपको भी कभी नहीं लगता कि लालू ने भी आपके एहसानों को भुला दिया? नहीं, एहसान का सवाल ही नहीं था। एहसान न लालू यादव ने हम पर कोई एहसान किया, ना हमने लालू यादव पर कोई एहसान किया। एहसान का क्या प्रश्न है? नहीं, नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स के बीच में आम जनता ये समझती है कि एक गिव एंड टेक का मामला चलता है। नहीं, गिव एंड टेक का तो सब जगह लोग समझते हैं। गिव एंड टेक का तो प्रेस में और गवर्नमेंट में समझते हैं कि साहब प्रेस जो है सरकार के नाजायज फायदा के लिए सरकार की हसुकाई करता है। बिहार में लोग समझ ही रहे हैं। सब नहीं, आज भी नहीं समझ। प्रेस काउंसिल के चेयरमैन कह रहे हैं। जी बिल्कुल। प्रेस काउंसिल के चेयरमैन कह रहे हैं कि प्रेस बिका हुआ है। ओझा साहब, अभी हम आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो ओझा साहब से पूछेंगे कुछ और पैने सवाल, तीखे सवाल और साथ ही वो चंद सवाल जिनके जवाब हम उनसे सिर्फ हाँ या नहीं मिलेंगे।